कंपनी भी जिस तरह की हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं उसको नहीं अडॉप्ट करना चाहती। क्यों नहीं अडॉप्ट करना चाहती हैं? कि सब चीजें पकड़ी जा सकती हैं। जब तक वो चोरी नहीं करेंगे तब तक उनका धंधा ही नहीं चलने वाला। तो ओवर टू डॉक्टर कर्नवाल, आप एक न्यूट्रल फौजी डॉक्टर हैं और आप इलाज सभी का अच्छी तरह कर सकते हैं। मेरी अपनी सोच पूरे प्रोफेशन में ये रही है, ना तो आईएएस गड़बड़ है, ना सीए गड़बड़ है, ना इंजीनियर गड़बड़ है, ना डॉक्टर गड़बड़ है। हर में कुछ व्यक्ति विशेष गड़बड़ है। सत्ता या ज्यादा पैसा गड़बड़ लोगों के माध्यम से खर्च होता है। यही सबसे बड़ी कुव्यवस्था है। मुझे तो एक से एक बढ़िया आईएएस के साथ भी काम करने का मौका मिला। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ उस लाइन का आदमी ना हो तो वह ज्यादा अच्छा है। इंटीग्रिटी मैटर्स। ओवर टू डॉक्टर। मैं राइट अक्रॉस एवरी डिपार्टमेंट, मैं सबके लिए ये बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सक्सेना ने, डॉक्टर संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो कि जो मॉनिटरिंग कमेटी है, ये मॉनिटरिंग कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक वो कर देना चाहिए, एक ऑटोनोमस बॉडी में, और उसमें बहुत सारे मेंबर्स रखें कि किस किस को रिश्वत खिलाएंगे। तो जब वो मॉनिटरिंग कमेटी अपने आप ही उसको फिटनेस या अनफिटनेस सर्टिफिकेट देगी किसी भी प्रोजेक्ट को, तो उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा जो पनिशमेंट होगी उन्हीं को मिलेगी। अगर ऐसे कुछ रूल्स बना दिए जाएं और डेटरेंट रूल्स ऐसे हों, डेट्रीमेंटल रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो जाएं कि 10 साल की सजा या 20 साल की सजा हो, तो उसी से ही लोग डरना शुरू करेंगे और उसमें भी चोरी कम हो जाएगी। ये जैसे अभी आने वाला है। अब जैसे आपने ये देखा होगा रिसेंटली जो नीट का जैसे चल रहा है, नीट में उन्होंने जो अभी उन्होंने नया अध्यादेश लेकर आए हैं, उसमें ये कहा है कि मिनिमम 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ का फाइन होगा। तो इसमें दो चीजों में मुझे एक चीज में एतराज है। जिस इंसान ने 25-25 लाख या 30-30 लाख रुपए कैंडिडेट से लिए हैं और 10,000 कैंडिडेट से लिए हैं, तो उसको 1 करोड़ देने में क्या प्रॉब्लम होगी? 10 साल की जगह आप उनको कहिए कि 20 ईयर्स या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इवन मतलब डेथ पेनल्टी ये लगा दीजिए, तो अब देखिए मजा क्या आएगा। 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ आप उनके ऊपर में लगाइए। ठीक इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में जो भी उसमें किसी भी प्रोजेक्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे डीआरडीओ हो या इसरो हो या केमिकल डिपार्टमेंट हो या कोल्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग का हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जब तक कि हम स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं लाएंगे तब तक लोग सुधरने का नाम नहीं लेंगे। साथ में ये भी होना चाहिए कि हाँ, उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। तो इससे ज्यादा डेट्रीमेंटल लॉज जब तक नहीं आएंगे तब तक सुधरना मुश्किल है। ठेकेदार को तो अपना पैसा ही बचाना है। तो वो क्या गड़बड़ी कर रहा है उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब आप कोई व्यवस्था ही नहीं रखेंगे तो यही होगा जो भागलपुर में हो रहा है या बिहार में हो रहा है। और सर, महाभारती की चौपाल में डॉक्टर राकेश कनवाल साहब आपका और डॉक्टर होम्योपैथी संजय सक्सेना साहब का, वैसे पेशे से और प्रोफेशन से आप रुकी के सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। और जो खंबे बताए हैं आपने अभी, चार या पहले हम तीन की चर्चा कर रहे थे, खंबे तो बहुत सारे हैं। और बिहार में भी भागलपुर में बड़ी जल्दी जल्दी कुएं के खंबे गिर रहे हैं। हम तो उस पर भी चर्चा करना चाहते थे। हम तो ये चाहते थे कि जितने भी खंबे हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, आप लोग उस पर अपना सुझाव दें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि
कम से कम हम अपने प्रोफेशन की कमियों को तो दूर करने की बात करें। दूसरे खम्भों की बात बाद में कर लेंगे। तो डॉक्टर संजय सक्सेना साहब, चूंकि आप रुड़की के सिविल इंजीनियरिंग स्नातक हैं, मुझे ये बताइए, ये किस तरह से ये खंबा, या जो आपके पियर्स हैं, या आपके जो ब्रिज हैं, सेतु इस तरह डेक ऑफ कार्ड की तरह बहते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या कारण है? हाँ देखिए सर, पिछली बार जब आपसे मेरी बात हुई थी तो उसमें मुझे लगा कि आपने शायद जो मैं ब्रेसिंग वर्ड यूज कर रहा था उसको ठीक प्रकार से समझा नहीं गया। ब्रेसिंग का मतलब ये था कि हमारे समाज में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, और वो देखिए व्यवस्थाएं बहुत सड़ चुकी हैं सर, ये आज हमको मानना पड़ेगा। जी। अब होता क्या है कि साहब, जो हमारे क्रिया तंत्र के तीनों सिस्टम है, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, ये ये जब कोई भी डायरेक्ट मिलते हैं तो इनके ऊपर आक्षेप लगता है। जैसे मान लीजिए आप जज साहब के यहाँ जाना चाहें तो जज साहब पसंद नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति सीधे हमारे घर पे आ जाए, और न्यायालय में तो मिलने का सवाल ही नहीं। ऐसे ही किसी बड़े अधिकारी के पास जाइए तो वो भी नहीं चाहता है कोई व्यक्ति हमारे सीधे घर पे आए, हमारे कार्यालय में मिले आके। बहुत सारे सोशल जो बाउंडेशन होते हैं जिससे उनको लगता है कि हमारी छवि खराब हो जाएगी। तो जो ये सो कॉल्ड ब्रेसिंग है, वो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जिसमें बहाना होता है किसी कार्यक्रम का, कोई सामाजिक समारोह हो सकता है, लेकिन वहां जाकर आपस में एक दूसरे से मिल लेते हैं और व्यक्ति का बहुत आसानी से काम हो जाता है। मेरा मतलब ये था। तो वो जो संस्थाएं हैं वो समाज के वेलफेयर के लिए नहीं है, वो केवल दिखाने के लिए समाज के वेलफेयर के लिए होती हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य ये होता है कि उस प्लेटफॉर्म पर सभी को आपस में मिला दो और एक दूसरे का काम होता रहे। मेरी बात समझ रहे हैं सर? सर, आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, मगर मेरा फोकस सर ये है कि चाहे जितने लोग मिल जाए, उनकी तोड़ हमें निकाल के कार्य प्रणाली को इतना स्ट्रेंथन करना है कि जो अव्यवस्था चल रही है उसको कैसे हाँ अलग करें, इसके बारे में सर। हाँ, अब मैं सर उसी पर आऊंगा। देखिए, जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है उसको सजा विभिन्न रूप से मिल जाती है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहता है, उसकी प्रत्येक गतिविधि जनता की नजर में रहती है, मीडिया की नजर में रहती है। कोई भी जो पॉलिटिकल क्लास है जो सत्ता में आ जाता है उसको नौकरशाही की जरूरत पड़ती है अपने कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के लिए। मेरा ये अपना स्वयं का मत है कि अगर हम नौकरशाही को नियंत्रित कर लें तो इस देश की 50% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब समस्या फिर वहीं आ जाती है कि हम उसको नियंत्रित कैसे करें। देखिए, मेरा ये बहुत ही स्पष्ट मानना है, इस देश में 10 से लेकर 20,000 नौकरशाह हैं जो पूरे तंत्र को चलाते हैं। अब उनको ऊपर कैसे कैसे हम नियंत्रण करें ताकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। उसमें मेरा ये अपना एक सुझाव है कि मान लीजिए एक कोई स्टेट है जिसमें मैक्सिमम 1,000 बड़े नौकरशाह होते हैं जो उस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। तो हमें उन 1,000 नौकरशाहों के लिए एक ऐसा तंत्र बनाना होगा, चाहे वो न्यायिक तंत्र हो या किसी प्रकार का अन्य तंत्र हो, जो उनके आर्थिक स्थिति और उनका जो मेल जिलाप है किस प्रकार के लोगों से है उस पर नियंत्रण रखे। साधारणतः कोई भी जो कार्य होता है वो आर्थिक सिद्धि के लिए होता है। अगर मान लीजिए किसी भी नौकरशाह की जो आय में बढ़ोतरी है, उसके एसेट्स में बढ़ोतरी है, किसी कारण से अचानक बढ़ जाती है, तो उनको तुरंत रडार पे ले लेना चाहिए और
उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई हो विद इन 6 मंथ, और तब तक वो सेवा में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर या किसी भी पद पर कार्य नहीं करेंगे, जब तक कि वो उस सिस्टम से या जो उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है चेक एंड बैलेंस वाली, उससे क्लियर नहीं हो पाएंगे। और मेरा एक ये भी सोचना है कि जो भी निगरानी तंत्र हो, उसमें केवल जुडिशियल वाले आदमी ना हो, उसमें सीए हो, उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, या जो अन्य अपने क्षेत्रों के विद्वान लोग हैं, उनको उनके ऊपर निगरानी का दायित्व देना चाहिए। अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इसमें, जो मैं कहता हूं कि बहुत सरल तंत्र है, बहुत सरल तरीका है, कि जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए सरकार को कि अगर 2000 या 5000 एक अमाउंट फिक्स कर लें, उससे अधिक की कोई भी खरीदारी करते हैं तो वो खरीदारी डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही होगी, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन उसका नहीं वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए साधारणतः व्यक्ति पैसा कमाता है, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा? या तो गोल्ड में करेगा या प्रॉपर्टी में करेगा। अब अगर मान लीजिए उसका ही चेक लग जाता है कि वो भी जो भी अपना खरीदारी कर रहा है, जो इस देश का भाग्य विधाता है, जिसके थ्रू हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ के फंड रिलीज हो रहे हैं, अगर हम उसकी आर्थिक स्थिति या उसके ऊपर नियंत्रण करने में सफल हो जाते हैं, तो उनके माध्यम से जो राजनेता कमाते हैं, उनकी कमाई भी जीरो हो जाएगी। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा। आपको याद हो 2014 के आसपास एक एसडीएम थी आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल। उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था, स्टैंडिंग ऑर्डर थे, उसके अनुरूप कार्रवाई की। चूंकि वो वहां के स्थानीय नेताजी को रास नहीं आया, तो उनका सुबह निलंबन आदेश आ गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई मुख्यमंत्री बिना मुख्य सचिव या बिना सचिव नियुक्ति की अनुमति से के अनुमोदन के किसी अधिकारी का निलंबन आदेश जारी कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन एक ईमानदार अधिकारी को, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के एक स्टैंडिंग ऑर्डर को कंप्लायंस किया था, एक नेता की विम के आधार पर सस्पेंड कर दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि सस्पेंशन उस व्यक्ति के कैरियर में, उस व्यक्ति की मनोदशा में, उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में कितना नुकसान पहुंचाता है। अब सोचनीय बात यह है, जो उस समय के टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे, क्या उनमें यह हिम्मत नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री को समझाएं या मुख्यमंत्री से कहें कि इसका ये सस्पेंशन आदेश गलत है? अब अगर हम ईमानदार अधिकारियों को बढ़ावा नहीं देंगे, तो कैसे अच्छे अधिकारी क्रिएट होंगे, या वो किससे प्रेरणा लेंगे? तो इसलिए जो व्यक्ति या जो अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है, उनके ऊपर एक सुरक्षा कवच जरूरी है, और जो अधिकारी भ्रष्ट कार्यों में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर कठोर दंड की आवश्यकता है। तभी इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है। नेता लोग कितना भी चिल्ला लें, लेकिन जब तक हमारा ये जो पाया है ब्यूरोक्रेसी वाला, ये नहीं सुधरेगा, तब तक समाज में किसी प्रकार के सुधार की कल्पना हम लोग ना करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय सक्सेना साहब। मैं चाहूँगा कि हम लोग 5 मिनट के लिए बोलें, फिर जिससे कि थोड़ा सा वेरिएशन बना रहे हम लोग की वार्ता में। तो इससे पहले कि मैं डॉक्टर कर्णवाल से कुछ कहूँ, रिक्वेस्ट करूँ, मेरा सोच ये है कि जब तक आदमी रहेगा ना, मैन मेड डिसीजन मेकिंग और आदमी सही ईमानदारी से निर्णय नहीं ले सकता। या तो किसी प्रेशर में निर्णय लेगा, या
किसी दबाव में निर्णय लेगा या किसी स्वार्थ की वजह से निर्णय लेगा। मेरा ये कहना है कि आजकल टोटल ट्रांसपेरेंसी और डाटाबेस ड्रिवन सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करते हुए अगर हम व्यवस्था बनाएंगे, और चाहे चीफ सेक्रेटरी हो चाहे एचओडी हो, वो उस डाटाबेस के अगेंस्ट में 20% तो जा सकता है, 80% तो वो सक्सेना साहब आपको कह ही नहीं सकता कि आप अच्छे नहीं। तो अच्छों को चिन्हित चमचागिरी के आधार पर किया जाता है, ये बंद होना चाहिए निश्चित रूप से। और जहाँ तक मैंने अब अपने प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं, भागलपुर में, बिहार में तो गिरते ही गिरते हैं, और हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वो हजारों साल से चलते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब मैं अपने मित्रों से कहता हूँ कि हाँ, आप चोरी हो रही और चोरी में आप भी भागीदार हैं, तो बहुत पेट में दर्द होता है लोगों। तो मैं ये कहता हूँ सर कि हम किसी को चोर नहीं कहते, मगर आपको अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने के लिए एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना। और सत्यनिष्ठा प्रमाणित तो तभी होगी जब उसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी होगी। तो सर पहले जो काम होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के, वो डीसी पैटर्न पे होते थे। वो विभाग जो है मटेरियल खरीदता था, अपने स्टोर में रखता था, लेबर हम लोग हायर करते थे या लेबर डिपार्टमेंटल होती थी। तो अब स्टोर से ही माल गायब हो जाए इसकी संभावना तो थी, पहले बहुत ज़्यादा थी। अब निश्चित रूप से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। पूरा सामान लगेगा तो आपको कोई चोर नहीं कहने वाला, और गुणवत्ता स्वतः आ जाएगी। तो सर मेरी तो सोच यही है कि उसके बाद क्या हुआ सर, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चालू हुए। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बीओटी की बात करते थे कि भाई ठेकेदार से कह दिया आप ही खरीद लो ये पूरा काम, इसको ऑपरेट करो, टोल वगैरह वसूलते रहिए, उसके बाद हमें ट्रांसफ़र कर देना। अब आप देखिए कि यहाँ से हमें बॉम्बे जाना हो, कहीं भी जाना हो, इतना ज़्यादा टोल टैक्स लिया जाता है। क्या ईमानदारी है इस सब में? ईमानदारी तो डाटाबेस से आएगी ना। अगर सभी आंकड़े हमारे पास नहीं होंगे तो ना तो गुणवत्ता आएगी, ना आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने तो कहा कि हर प्रोजेक्ट की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक होनी चाहिए, उसमें मंथली के साथ डेली, और शुरू में जब प्रोजेक्ट मिलता है, चाहे उसका फाइनेंशियल सेंक्शन हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो, उसके सभी कंपोनेंट्स, मटेरियल्स के सभी हेड के खर्चे डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, प्रोजेक्ट की क्लोजिंग तक जब तक नहीं रखे जाएंगे तो हम अच्छे को अच्छा चिन्हित नहीं कर पाएंगे, और ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। तो मैं डॉक्टर कर्णवाल साहब आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बताइए कि सरकारी अस्पताल वगैरह में व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है, दवाइयाँ बिक जाती हैं और सब स्टैंडर्ड मेडिसिन खरीदी जाती हैं। तो आपकी क्या सोच है कि ये हेल्थ, अभी तक तो हम स्ट्रक्चर्स की हेल्थ की बात कर रहे थे, अब हम ह्यूमन बीइंग की हेल्थ की बात करना चाहते हैं, इसमें क्या कमियां हैं, इसमें किस तरह से सुधार किया जाए? आपकी क्या सोच है डॉक्टर साहब? ओवर टू यू। देखिए जी, ऐसा है कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब एक ही वो उनका तरीका है पैसा बनाने का, चाहे वो इंजीनियरिंग का है चाहे मेडिकल वालों का है। इनके ऊपर अंकुश लगाना तो बहुत मुश्किल है। पर हाँ, मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए, जो कि आपका भी डिपार्टमेंट है और हमारा भी डिपार्टमेंट है, कि उसमें एक पैनल बनना चाहिए जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं, जो कि एमिनेंट डॉक्टर्स हैं। उनको आप
कैबिनेट रैंक दे दें या कुछ भी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बना दें, उनको मॉनिटरिंग पैनल बना दें, कुछ भी बना दें, और उनको बिल्कुल फ्री हैंड दे दें कि आप लोग ये जो भी होगा ये सबका मॉनिटर करें। और उस मॉनिटरिंग के लिए जब तक कि वो उसी प्रोफेशन का नहीं होगा तब तक वो नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है। जैसे है, मैं कहता हूं कि इंजीनियरिंग का जैसे है आपका जो ये जो मेगा स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इनके लिए आप एक पैनल बनाइए ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज ओनली, जिनके की बहुत ही रेपुटेशन अच्छी है, और सिर्फ उन्हीं को दिया जाए, किसी अरे गहरे कंप्यूटर कंट्रैक्टर को ना दिया जाए जिसके पास में उसकी नेटवर्थ भी ना, जिस जो प्रोजेक्ट है उसके नेटवर्थ की आधी भी नहीं होती, वो सबलेट कर देता है, एक सब कंट्रैक्ट दे देता है। इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ पर है, तो जो भी दवाइयां खरीदी जाती हैं इनके लिए भी एक पूरा सा एक वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि इन कंपनियों के आप दवाइयां खरीदेंगे, और उसमें भी जैसे हमारे मिलिट्री में है, आर्मी में है, कि जो भी एमआरपी है उससे मिनिमम 10% डिस्काउंट पे खरीदी जाएंगी। यानी कि जो भी उसको उसमें वो अपना टेंडर भरेगा वो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा, और साथ में एक वो देता है अंडरटेकिंग कि जिन कंपनियों ने को आपने ऑथराइज किया है उन्हीं कंपनी की दवाइयां आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये चीज नहीं हो रही है। तो इसके लिए भी या तो हम डायरेक्टली कंपनीज से वो कॉन्ट्रैक्ट मान गए, ठीक है, कि हम आप अपना कोटेशन भेजिए हमारे पास में, डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी। जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम इंटरनेशनल उस पर कर रहे हैं, मोदी जी करते हैं हमारे, ठीक, कंपनी टू कंपनी वो करें। उसके बाद में एक होनी चाहिए मॉनिटरिंग कमेटी, कि जितनी दवाइयां हैं उतना ही, जितनी हमने मांगी थी उतनी ही दवाइयां आई हैं, और ठीक है ट्रिकल डाउन करके नीचे तक आ जाए। तो शायद काफी हद तक ये दो फॉल्स दवाइयां हैं इनकी भी वो जो डेफिशिएंसीज हैं इसमें कम हो सकती। सेकेंडली, जैसे आपने संजय साहब ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया था, ये ब्यूरोक्रेट्स का। मैं कहता हूं कि जैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की जगह प्राइवेट से जो जिनकी इंटेग्रिटी और जिनकी नॉलेज जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाए हैं, और उन्हें भी आईएएस के इक्विवेलेंट बना के उनसे काम करा रहे हैं, जिनका कि कोई पैसे में लेना देना का कोई वो नहीं है, जिससे कि ये इन ब्यूरोक्रेट्स को भी एक सबक मिल जाए कि हाँ, हम यहाँ के किंग वो नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में ये आईएएस रहोगे, पॉलिटिशियंस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, एक पार्टी आएगी कल दूसरी पार्टी आएगी। तो जब तक ये हमने एक एक्सपर्ट कमेटी मान लीजिए, हम अपने आपके, मैं आज आपके टॉपिक पे बात करूंगा, आपके सब्जेक्ट की। से फॉर एग्जांपल एक मेगा स्ट्रक्चर बनाना है, से फॉर एग्जांपल अ बिग ब्रिज, ओके, 3 रिप्यूटेड कंपनीज जो पैनल में हैं उनको आप साथ में लाइए, और वो बनाएंगे उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि क्या चीज चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, पूरे साइंटिफिक मेथड्स जो भी आपके हैं उनको लगाना है, कौन सा सीमेंट लगाना है, सब कुछ बना के प्रिवेलिंग रेट्स क्या हैं, उसमें आप 1 साल के बाद में जो, अगर 1 साल में बनाना है तो 1 साल में जो उसका इन्फ्लेशन होगा उसको भी मिला के आप एवरेजिंग करके बताइए कि ये इतना आपका इसका कॉस्ट आएगा।
और वो जो कॉस्ट आएगा उसमें आप 10%, 15%, 20%, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक सर्टेन परसेंटेज एक्स्ट्रा करके जो भी कंट्रैक्ट मांगेगा उसको उसकी वो दे दी जाएगी कि सीलिंग ये है। और पूरे प्रोसेस में जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है उस समय जो भी मटेरियल का है जो लैब में वो टेस्ट होना चाहिए। तो जब तक ये नहीं होगा, और इसको आप नॉर्मल जो ब्यूरोक्रेट्स की परव्यू से और जो लोकल मिनिस्टर्स की परव्यू से बिल्कुल बाहर कर दीजिए। एक ऑटोनोमस बॉडी बना दीजिए जो कि इन चीजों का रिस्पॉन्सिबल होगा, और कुछ भी होता है तो वो ऑटोनोमस बॉडी के जो मेंबर्स हैं वो फंसे। तो जब उनके ऊपर में स्ट्रेट अवे एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाएगी तो वो भी डरेंगे कुछ करने से। और इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा है ना, इनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बन जाएं कि अगर इन्होंने भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो काफी हैवी पेनल्टी ऑब्लिक इम्प्रिजनमेंट होगा इनके ऊपर। तो इस तरह से यही बिल्कुल जो हमारा जो मैंने वो बताया है आपको, ये इकोसिस्टम, सेम इकोसिस्टम मेडिकल में भी आना चाहिए और साथ ही साथ बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां भी आना चाहिए। सॉरी, मैं अपने डिपार्टमेंट का मैं बताना चाहता हूं कि दवाई आप मांग रहे हैं, से फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी की, उसकी जगह जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि गौशाला में बैठ के बनाते हैं, वो ले रहे हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ हमें उसी की मिल गई है। और उसमें क्या होता है, चौक होती है, ग्लूकोज भरा होता है। तो ये चीजें जो हैं ये तो कहीं बड़ा मुश्किल है इसको सब मॉनिटर करना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्नवाल साहब। इससे पहले कि मैं सक्सेना साहब से कुछ रिक्वेस्ट करूं, मेरी सोच ये है कि जो कुछ आपने बोला या संजय सक्सेना साहब ने बताया, इस संबंध में मेरी सोच ये है कि जो जितनी बड़ी एजेंसी, वहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन, जिस तरह की व्यवस्था की मैंने बात की, सरकारी व्यवस्था पहले थी इस तरह की कि हम लोग खुद काम करते थे। तो अब बच्चा भी गलती तभी करता है जब उसको कोई देखने वाला नहीं होता। हम कुछ 100% सुपरविजन अगर नहीं करेंगे कंजम्पशन का, और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, अभी अपने स्पेसिफिकेशन की बात करें, जैसे आपकी दवाइयाँ हैं अप्रूव कर देते होंगे डीजी साहब या जो भी, हमारे यहाँ भी चाहे मशीनों के स्पेसिफिकेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिक केबल के स्पेसिफिकेशंस हो, चाहे स्टील के स्पेसिफिकेशंस हो, इतनी ढील दे दी जाती है कि स्टील अथॉरिटी से स्टील ना लेके आप किसी भी रोलिंग मिल के से स्टील लेने लग जाते हैं। इसी तरह सीमेंट की व्यवस्था हो जाती है कभी कभी। तो मेरा मानना यही है कि जब तक डाटा बेस्ड ड्रिवन ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब तक आप पकड़ने की व्यवस्था नहीं बनाएंगे, आदमी तो 100 तरीके निकाल लेगा और अपना उल्लू सीधा करेगा। मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है, देखिए मैंने भी सरकार में नौकरी की है, कि जो नेता हैं वो भी अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, अच्छे ऑफिसर हैं वो भी अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, और एक अच्छी टीम बन सकती है। मगर अच्छे को अच्छा जस्टिफाई करने का एक तरीका तो बनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप जब टीम नहीं सेलेक्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ओवर टू सक्सेना साहब, आप इस बारे में कुछ अपना विचार रखें। देखिए सर, मैं कोशिश करता हूँ कि जंप से चीजें समझ में आए ज्यादा अच्छे से। हम सभी ने मेट्रो में ट्रेवल किया होगा। क्या आप मेट्रो में WT
ट्रेवलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसको टिकट लेकर ही ट्रेवल करना पड़ेगा। इसका ये सीधा सा मतलब है, सिस्टम्स मेक यू ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। अगर हमारा सिस्टम सही होगा तो जो व्यक्ति डिसऑनेस्ट भी हो जाएगा होगा, वो उसमें जाके ऑनेस्ट हो जाएगा। हम एक ऐसे सिस्टम को पाले हुए हैं जो व्यक्ति को डिसऑनेस्ट बनाता है। जिस सिस्टम में ऑनेस्ट व्यक्ति की, काम करने वाले का सम्मान नहीं होगा, हम कितने अच्छे काम कर लें, लेकिन जब अगर मान लीजिए, जिस अभी आपने जो चर्चा की थी ब्रिज की या इस टाइप की चीजों की, कि पहले बहुत अच्छे चलते थे, मुझे केवल एक चीज ये बताइए आप, कि पहले जो सिविल स्ट्रक्चर थे या जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर थे, उसकी मॉनिटरिंग इंजीनियरिंग ही करता था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता था। आज जिले में का अधिकारी भी करेगा, कमिश्नरेट पे भी करेगा, मंत्री भी करेगा, लोकल मंत्री करेगा, लोकल जो उसका डेजिग्नेटेड सचिव होगा वो भी करेगा। और आपको ये अच्छे से मालूम होगा, जब इसकी मॉनिटरिंग की जाती है तो वहां क्या होता है। मैं ये बार बार कहता हूं कि अच्छा, हम लोग उस सिस्टम में रहे हैं जिसमें हम पूरे सिस्टम की अच्छी और खराब बातें दोनों जानते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर जब खराब होता है या गिर जाता है, तो केवल इंजीनियर क्यों दोषी माना जाए, केवल ठेकेदार दोषी क्यों माना जाए? क्या वो लोग दोषी नहीं है जो उन संरचनाओं की समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहे हैं और मॉनिटरिंग के नाम पर अपनी जेबें भरते रहे हैं? क्या उनको जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए? क्योंकि हम एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जिसमें आपके विभाग में आपके अधिकारियों का, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, या दूसरे कोई डिपार्टमेंट हो, जिसमें सचिवालय में जाने पर आपकी से जीरो हो जाती है, और आपको, अगर आप किसी चीज को अपोज करते हैं तो आइदर एक्शन के लिए या ट्रांसफर के लिए तैयार रहिए। उस व्यवस्था में क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो हर टेक्निकल नॉर्म्स में भी नॉन टेक्निकल होकर उस पे अपनी इच्छाएं इम्पोज करते हैं? मेरा केवल यह है कि सिस्टम को अच्छा बनाइए। जब सिस्टम अच्छा हो जाता है तो उसमें खराब व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। हमारा सिस्टम कलेप्स करने वाली की स्थिति में पहुंच चुका है। ये मैं बार बार हर मंच पे कहता हूं। अगर हमने सिस्टम को नहीं सुधारा तो हम एक खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच संजय सक्सेना साहब। मैं आपके संज्ञान में होगा निश्चित रूप से। आजकल जो सिस्टम चल रहा है, ईपीसी सिस्टम चल रहा है। पहले जितने कॉन्ट्रैक्ट वर्क होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें एस्केलेशन का मामला आ जाता था, कॉस्ट एंड टाइम ओवररन का मामला आ जाता था, और गवर्नमेंट के जो अवेंता समुदाय है उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो जाती थी। अब ऊपर वाले बहुत स्मार्ट हो गए। उन्होंने क्या किया कि ईपी सिस्टम क्या है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड एग्जीक्यूशन। एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए 1,000 करोड़ का, गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया। कोई अनुमान लगाया होगा विभाग ने, निश्चित रूप से उस आधार पर सैंक्शन कर दिया। बिड जो इसकी होती है टोटलिटी के आधार पर होती है। ठेकेदार से कहा जाता है ना, तो भाई हम एस्केलेशन देंगे, निश्चित अवधि में आपको काम करना है, पैसा आपको इतना ही मिलेगा। अब डिजाइन की जिम्मेदारी भी आपकी, इंजीनियरिंग पार्ट डिजाइन, और पूरा प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी आप जहाँ से भी जो चीज़ भी लो, जो स्पेसिफिकेशन बताई गई है, और उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह ला देता है। और कंस्ट्रक्शन की भी जिम्मेदारी उसकी हो गई। तो अब विभाग सोचता है यार हम तो बच गए, मरेगा तो ही ठेकेदार बचेगा। और ये मेरे जो सोचने का अपना तरीका है, पर ये बहुत ही इनप्रैक्टिकल भी है, बट बहुत सी चीजें इसमें से इम्प्लीमेंट भी हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्नवाल साहब और डॉक्टर सक्सेना साहब। आज हमारे आप महाभारती के चौपाल में आए और इतने वैल्यूएबल सुझाव आपने दिए। मैं अपने दर्शकों से भी चाहूँगा कि
जो हमारे चैनल को देखते हैं और आ नहीं पाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। हम उन पर भी चर्चा करेंगे और उसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। तो इसी अनुरोध के साथ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स हमारे अगर इस चौपाल में आएंगे और चिंतन मंथन करेंगे तो इस देश का भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। सीनियर सिटीजन्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दे आर लाइक फ्यूज बल्ब, nobody will listen to them. So a day may come when anybody would like to listen the views of senior citizens. हम लोग खाली बैठ के ने की बजाय अगर कुछ चर्चा हर सप्ताह कर लिया करें और उसका से कुछ अमृत पान इस देश को, समाज को, इस गवर्नमेंट को दे सकें, तो इससे अच्छी बात नहीं है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल वही जो आपने कहा वही रिपीट करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं या बाद में देखें, कृपया करके लाइक का